आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, आपके एक सिंगल चार्ज उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं जैसे आपके कोई ये प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है जो अपने अराउंड ऑफ क्या जनरेट करेगा, जो अपने अराउंड ऑफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो आपको किसी पी पॉइंट पर इससे स्मॉल आर डिस्टेंस और किसी पी पॉइंट पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको बताया था यदि आपको किसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो आप वहां पे सबसे पहले क्या पुट करोगे, एक टेस्ट चार्ज पुट करोगे। क्या पुट करोगे, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। और ये परीक्षण आवेश प्लस का होता है तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इस पे लगने वाला सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं Fe, और इसी डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q नॉट चार्ज, यानी Q नॉट आवेश पर विद्युत बल कितना होगा। तो Fe वेक्टर फॉर्मूला अपन जानते हैं के Q1 कितना है, कैपिटल Q, Q2 कितना है, Q नॉट अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, और साथ में क्या आता है, R कैप। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब अपन जानते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था, E डॉट एफ का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था E वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F E वेक्टर अपॉन Q नॉट। मैंने कहा था लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 काम में लेते हैं, यानी इसकी ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फॉर्मूला आ जाएगा, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 1 अपॉन Q नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, K कैपिटल Q नॉट अपॉन R स्क्वायर एंड R कैप। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट। अगर इस फॉर्मूले में कहीं पर भी अब Q नॉट बचा है उसकी जगह आपको क्या लिखना है, 0, परंतु कोई Q नॉट बचा ही नहीं। तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। R कैप क्या है बच्चों, एक यूनिट वेक्टर है। क्या है, एक यूनिट वेक्टर। तो यदि अपन इसको ऐसे यूनिट वेक्टर को वेक्टर में कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा, स्मॉल r क्यूब R वेक्टर। बताया था आपको R कैप किसके बराबर होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो होता है नहीं होता, तो इसे अपन ये निकाल सकते हैं। तो आपने बच्चों क्या देखा, नोट नंबर 1, सबसे पहले आप देख रहे हो क्या कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होती है, केवल अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो क्या हो गया आपके मैग्नीट्यूड की बात करें तो KQ अपॉन R स्क्वायर। देन यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। तो यदि आपको कहा जाए क्या, ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ बिटवीन E एंड R, विद्युत क्षेत्र और दूरी R के मध्य वक्र बनाओ। तो बच्चों कैसा बनाओगे, सर आपने कहा कि E R के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका आपके ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। E इनवर्सली R का ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, चाहे से R हो या R स्क्वायर हो, आपके इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ये तो ग्राफ हो गया E और R के बीच में। अब अपन देखते हैं आगे, यदि आपको यही बोला जाए कि आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका बी पोर्शन ले लेते हैं अपन, ग्राफ बिटवीन E एंड 1 अपॉन R स्क्वायर। 1 अपॉन R स्क्वायर के बीच में ग्राफ बनाओ। तो सर 1 अपॉन R स्क्वायर के E क्या होता है, जैसे अपन समझते हैं यहां से R के तो इनवर्स, तो E 1 अपॉन R स्क्वायर के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है कि स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो 1 अपॉन R स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, और अपन नोट देखते हैं आपके। तो अब अपन देखते हैं आपके नोट नंबर 2। नोट नंबर 1 तो उसका ग्राफ था, अब आपके नोट नंबर 2 है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, माध्यम में विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो फिर से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखते हैं, विद्युत क्षेत्र का सूत्र देखते हैं। से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, F अपॉन Q नॉट। नहीं, वो तो केवल एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला था। और अपन ने जब सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वही फॉर्मूला काम मिलेंगे जो सिंगल चार्ज का था। तो मीडियम में निकाल रहे हैं तो सर क्या होता था, KQ अपॉन R स्क्वायर।
K बराबर क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर। चाहो तो साथ में आर कैप ले लो, वेक्टर ले रहे हो तो। परंतु मैंने कहा मीडियम, और मैंने तुम्हें बताया था जब कोई मीडियम होता है किन्हीं दो चार्जेस के बीच में या चार्ज के अराउंड कोई मीडियम माध्यम उपस्थित होता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी काम में लेते हैं अपन, एप्सिलॉन आर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो आपके मीडियम में फोर्स क्या बन गया बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर क्या होता है आपके, एप्सिलॉन बन जाता है, और आपके क्या आएगा Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। अब अपन चाहे इसको वैक्यूम बनाना, वैक्यूम से कंपेयर करना, तो बच्चों क्या होगा, सभी ध्यान देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये तो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और नई टर्म क्या आ गई, एप्सिलॉन आर, तो नीचे एप्सिलॉन आर अलग। तो ये आपके इसका फॉर्मूला आ गया, यानी किसी मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो वैक्यूम के कंपेयर क्या होती है, 1/एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वही बात एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट, यदि 1 से बड़ा है तो आपके जो मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना बच्चों, उसकी वैल्यू भी हमेशा क्या होगी, वैक्यूम के इक्वल या वैक्यूम से छोटी, यानी किसी मीडियम में, यानी किसी चार्ज के अराउंड होगी। यदि अपन कोई मीडियम प्लेस करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, 1/एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाती है। बात वही आती है, यदि कोई कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है बच्चों, इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट नोट नंबर 3 बच्चों ध्यान देना। ठीक है, मैंने कहा ये कैपिटल Q चार्ज है, इसके कारण अपन R डिस्टेंस पे P पॉइंट पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोला क्या, KQ अपॉन आर स्क्वायर आर क्या, वो तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, KQ अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने कहा इस P पॉइंट पर कोई Q चार्ज, जरूरी Q, मान लो कोई 3Q चार्ज, 4Q चार्ज, मान लो इस P पॉइंट पे कोई चार्ज है, तो कोई चार्ज है, तो बताओ इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सर एक चीज बताओ, स्मॉल q 3q q नॉट क्या इस फॉर्मूले में है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो उस चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है जिस पॉइंट पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। जिस पॉइंट पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे यदि कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करती। तो इस चीज को अपन एक आपके न्यूमेरिकल से समझते हैं। जैसे मान लो आपको बोला गया है, ठीक है, समझने के लिए मान लेते हैं अपने, एक तो है 3 कैपिटल Q चार्ज जिसके कारण P पॉइंट पर, ये A पॉइंट पर है, वो P पॉइंट पर है, R डिस्टेंस है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E कितनी होगी K, चार्ज कितना है 3Q अपॉन डिस्टेंस R स्क्वायर, यानी कितनी होगी 3KQ अपॉन R स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैंने कहा इस P पॉइंट पर एक आपके Q चार्ज है, कौन है Q चार्ज, ठीक है। तो इस Q चार्ज के कारण A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ, इस Q चार्ज के कारण A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, A पॉइंट पर बतानी, ठीक है। तो निकालें, तो देखना बच्चों, ध्यान देना सभी गौर से। मैंने कहा था इस चार्ज के कारण निकाल रहे हैं तो यही चार्ज लेंगे, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उस पे उस चार्ज को काम में नहीं लिया जाता, तो इसके कारण निकाल तो कितना होगा K चार्ज Q अपॉन R स्क्वायर, यानी इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है KQ अपॉन R स्क्वायर। परंतु आपको दे रखा है 3Q चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 3KQ अपॉन R स्क्वायर। तो अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, KQ अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो केवल 3 से इसे डिवाइड कर दो, तो ये फॉर्मूला कितना हो गया E अपॉन 3। कहने का मतलब ये हुआ 3Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यदि E है, ठीक है ना, E है, तो आपके Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी E/3 हो जाएगी, यानी कि उस पॉइंट पे प्रेजेंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो ये तो ये बात अपनी इसकी। अब अपन आगे देखते हैं अगला नोट।
तो आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपके उस पॉइंट पर प्रेजेंट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती जिस पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, उस बिंदु पर उपस्थित आवेश पे निर्भर नहीं करती जिस बिंदु पर अपन विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। वहां पर चाहे कितना भी चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर डिपेंड नहीं करती। अब आता है आपके नोट नंबर 4 है। नोट नंबर 4 है कि आपके कुछ सम इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं जो किस किस में होती है अपन देखते हैं। यानी कि सम इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने नेचर में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है। जैसे अपन बोले सबसे पहले आपकी जो एक्सरे ट्यूब होती है, इन एक्सरे ट्यूब, उसके अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और कितनी होती है? वो होती है 5 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। 5 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। आपके नंबर 2 है एयर की, एयर यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। तो बच्चों एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है आपके कितनी? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। चलिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है अभी अपन बताएंगे कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, या फिर अभी देख लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसके ऊपर कोई इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या बन जाता है? कंडक्टर बन जाता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ परा विद्युत सामर्थ्यता, इसको बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्यता, ठीक है। परावैद्युत सामर्थ्यता वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र होता है जिससे अधिक मान पर वह अचालक क्या बन जाता है? चालक बन जाता है, कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें धारा प्रवाहित होने लग जाती है। यदि अपन इस एयर में जो एक अचालक है, इंसुलेटर है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए तो आपकी ये एयर क्या बन जाएगी? ये एयर एक कंडक्टर बन जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसके बाद में कोई भी इंसुलेटर क्या बन जाता है? एक कंडक्टर बन जाता है। नंबर 3 आपके एक है वान डे ग्राफ जनरेटर, ठीक है। ये पहले एनसीईआरटी के अंदर सिलेबस में था वान डे ग्राफ जनरेटर। तो वान डे ग्राफ जनरेटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो आपकी होती है 2 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, यानी एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कम होती है। यदि इससे ज्यादा जनरेट हो जाए तो वान डे ग्राफ जनरेटर से भी अपन चार्ज जनरेट नहीं कर सकते, वो डिस्चार्ज होकर सारा किस में चला जाएगा? जमीन में चला जाता है। तो कुछ आपके इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, आप इनको याद रखना। अब आपके नेक्स्ट है फंडामेंटल पार्टिकल्स। मैंने कहा था कि अपन कुछ जो मूलभूत कण होते हैं जो अपने फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल में आते हैं उनके बारे में अपन जानेंगे। जैसे अपने नंबर 1 है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अपन बेसिकली E-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये आपके बीटा माइनस पार्टिकल भी कहलाता है। इसको आप बीटा माइनस पार्टिकल भी बोल सकते हो, और ये आपके एक्सरे भी कहलाती है। यानी जो एक्सरेज होती है ना, उनमें इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, यदि आपको कहा जाएगी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बीटा माइनस पार्टिकल है, और बीटा माइनस पार्टिकल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका एटॉमिक नंबर -1 और एटॉमिक मास नंबर 0 होता है, ठीक है। इसका मास नंबर कितना होता है? 0। यानी इलेक्ट्रॉन का मास वेरी नेग्लिजिबल माना जाता है। तो यदि बात करें अपन इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव माइनस का E, और E कितना? वही 1.6 × 10⁻19 कूलम फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। आपके इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का मास देखा जाए, इलेक्ट्रॉन का मास होता है आपको पता है 9.1 × 10⁻31 kg। ये kg में, क्योंकि अपने फिजिक्स में एमकेएस चलती है तो अपन एमकेएस के बारे में जानेंगे। अब आपके नंबर 2 आता है, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन होता है ना, वैसे आपके होता है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ठीक है। अब सिर्फ पॉजिट्रॉन कौन होता है? पॉजिट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो यदि उस पे प्लस का चार्ज करते तो पॉजिट्रॉन बन जाता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं E+ से,
ठीक है, तो इसको E प्लस लिखा जाता है या फिर इसको बीटा प्लस पार्टिकल लिखा जाता है। और बीटा प्लस पार्टिकल का मतलब होता है आपके E +1 0, यानी का एटॉमिक नंबर +1 होता है और मास नंबर 0 होता है। ठीक है, तो अब अपन बात करें यदि अपन कहा जाए पॉजिट्रॉन का चार्ज कितना, तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट प्लस का ही, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पॉजिट्रॉन का चार्ज आपके है +1.6 × 10⁻19 कूलम। और इसका जो मास होता है, पॉजिट्रॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन का। कितना? 9.1 × 10⁻31 kg। और आपके नंबर थर्ड है। अब जैसे हम बात करें प्रोटॉन की, आप देखते हो बहुत बार मैक्सिमम जगह अपने न्यूमेरिकल में प्रोटॉन रहता है। तो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है P+ से। और हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है ना, एकमात्र ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर न्यूट्रॉन अब्सेंट रहते हैं वो हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं H11। यदि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, यानी इसका यदि हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? वो आपके उसका न्यूक्लियस बन जाता है। उस न्यूक्लियस में कौन है आपके? उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ही होता है। तो प्रोटॉन का बच्चों चार्ज कितना? प्रोटॉन का चार्ज होता है वो प्लस का ही 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम प्लस का। और प्रोटॉन का मास होता है 1.672 × 10⁻27 kg, जो आपके प्रोटॉन का मास है। अब अपन देखते हैं नंबर 4 है आपके न्यूट्रॉन। ठीक है ना, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल n, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है N01, यानी इसका एटॉमिक नंबर 0 होता है और मास नंबर 1 होता है, यानी न्यूट्रॉन का मास होता है। ठीक है, तो बात करी जाए कि इस न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो इट इज ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। एक ऐसा आपके पार्टिकल जिसपे चार्ज नहीं होता परंतु उसका मास होता है, वो कौन है? न्यूट्रॉन पे चार्ज 0। अब बात करेंगे न्यूट्रॉन के मास की। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.674 × 10⁻27 kg। देन यू कैन से प्रोटॉन के कंपेयर न्यूट्रॉन क्या होता है? ज्यादा भारी होता है, यानी न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपेयर ज्यादा होता है ना, यानी कि न्यूट्रॉन का मास आपके ज्यादा होगा। नंबर 5 है आपके, नंबर 5 अपने ड्यूट्रॉन। कौन है? ड्यूट्रॉन। इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर ड्यूट्रॉन, व्हाट इज द ड्यूट्रॉन? ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है। आप जानते हैं हाइड्रोजन एक तो होता है आपके प्रोटीरियम, एक होता है ड्यूटीरियम, एक होता है ट्राइटीरियम। नंबर 5 पार्टिकल है आपके ड्यूट्रॉन। तो आपके सर ड्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो आपने देखा था कि ड्यूट्रॉन एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो आइसोटोप है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं H12, यानी हाइड्रोजन का वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 और मास नंबर 2 होता है। ठीक है, तो यदि अपन इसके एक इलेक्ट्रॉन को, एटम के एक इलेक्ट्रॉन को यदि अपन बाहर निकाल दें तो बचा जो न्यूक्लियस होता है वो क्या कहलाता है? आपके ड्यूट्रॉन पार्टिकल कहलाता है। तो अपन बात करेंगे कि इस ड्यूट्रॉन का सबसे पहले चार्ज कितना होता है। तो उसे कितना इलेक्ट्रॉन निकाला? एक, तो +1e, दैट इज द चार्ज, यानी कि +1.6 × 10⁻19 कूलम। एंड यू कैन से सर ड्यूट्रॉन का मास कितना होगा? तो अपन इसके मास को देखते हैं। देखिए सर यहाँ पे 2 का मतलब क्या है? मास नंबर 2 है, इसका मतलब एक तो इसके अंदर प्रोटॉन है और एक इसके अंदर न्यूट्रॉन है। और मैंने कहा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बड़ा है, बट ये जो कंपैरिजन है ना, ये बहुत नेग्लिजिबल होता है, यानी इनके बीच में डिफरेंस बहुत नेग्लिजिबल है। तो ये माना जाता है कि न्यूट्रॉन का मास लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। तो यदि इन दोनों का मास इक्वल है तो अपन क्या 2 प्रोटॉन लिख सकते हैं या 2 न्यूट्रॉन लिख सकते हैं। तो आपके ड्यूट्रॉन का मास भी 2 mp, प्रोटॉन का ट्वाइस होता है। ठीक है, और लास्ट पार्टिकल आपको मिलेगा वो कौन है? सबसे ज्यादा वो कहलाता है आपके अल्फा पार्टिकल। ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था आपने और उसके अंदर आपको बताया गया था कि सर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड कराया गया है, अल्फा कणों की बौछार कराई गई है, परंतु तो किसी को ये नहीं पता कि वो अल्फा पार्टिकल आए कहां से। ठीक है ना, जब आपने प्रैक्टिकल किया था तब आपको कहा गया था बस अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं। कहां से आए? वो बिस्मिथ से,
बिस्मिथ एक ऐसा एलिमेंट है जो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, उससे निकलने वाले अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करके, त्वरित करके उस न्यूक्लियस पे गिराया गया था। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? तो अल्फा पार्टिकल इज नोन एज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। हीलियम परमाणु का न्यूक्लियस नाभिक कहलाता है। तो सर हीलियम कौन होता है? He, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, और मैंने कहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। जब आप उस एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बचा कौन? न्यूक्लियस। तो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है ना, वो कौन कहलाता है? वो आपके अल्फा पार्टिकल कहलाता है। इसको बोलते हैं डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस, यानी कि हीलियम परमाणु का द्विधनायन नाभिक। ठीक है, इसको ऐसे बोला जाता है। तो अब अपन बात करें कि सर अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है। सबसे पहले मास की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर 2 तो प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, और लगभग इन दोनों का मास सेम है। तो कितना हो गया? 4 प्रोटॉन के इक्वल होता है, बच्चों ध्यान रखना। और अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? प्लस का 2, यानी कि प्लस का 2e, यानी कि 2 into 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 कूलम। देन यू कैन से अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 3.2 into 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो आपके कुछ बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनका मास और चार्ज आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो इन्हीं से रिलेटेड अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं।